नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वही टॉपिक है जो हमने पिछली बार छोड़ा था। पिछली बार तक हमने ये देखा था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सिमिलैरिटीज क्या हैं लोकसभा के साथ में, कॉम्पोजिशन क्या होता है और क्या रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स हैं वहां पे चॉइस के, सिलेक्शन के। नेक्स्ट हम लोग अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोगों ने उसका फॉर्मेशन, उसके अबॉलिशमेंट एंड उसकी जो पॉलिसीज हैं इसके बारे में बात कर ली थी। और आज हम लोग फर्दर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही कंपोजिशन की बात करेंगे हम लोग, और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसमें इसका कितना रोल रहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में ये टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना हो सके इसे लाइक कीजिएगा पसंद आने पे, एंड दिल खोल के शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो कॉम्पोजिशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसका। तो देखिए, संविधान ने यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है कि फिक्स वैल्यू किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी ही होनी चाहिए। इस बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन संविधान ने यह जरूर कहा है कि अगर बनती है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म होती है तो मिनिमम उसकी स्ट्रेंथ 40 हो सकती है, और मैक्सिमम जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसका 1/3 रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग यहां पे बात करें तो इसमें क्या होगा कि किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर देखा जाए तो उसके लिए सीट्स कितनी होंगी, या तो मिनिमम 40 होनी चाहिए, मिनिमम 40 से लेके 1/3 ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए 300 है लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ, तो ये 100 हो सकती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रेंज है। ये संविधान ने जरूर एक रेंज दिया है जिसके बीच में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी एमएलसी को सेलेक्ट होना है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेलेक्ट होना है, तो ये सिलेक्शन जो भी होना है, ये इसके लिए उनकी मिनिमम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। सेम है, राज्यसभा की ही तरह है ये प्रोविजन भी। तो 30 इयर्स की एज होनी चाहिए मिनिमम केस में, है ना। तब सिलेक्शन किया जा सकता है, चॉइस हो सकता है, इलेक्शन हो सकता है एज एन एमएलसी, है ना। और एमएलसी का अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र के जो अभी सीएम हैं उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे आपके जब सीएम सेलेक्ट हुए, जब सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने, तो वो ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के मेंबर थे। और जब ये सेलेक्ट हुए तो इनके पास 6 मंथ्स का टाइम पीरियड था। जैसे कि हमने देखा था यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के साथ में होता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा है या राज्यसभा है या नहीं भी है, दोनों का मेंबर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसको 6 महीने के अंदर अपॉइंट होना होगा, इलेक्ट होना पड़ेगा, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। उसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर अगर नहीं है पार्ट लोकसभा या अगर नहीं है पार्ट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 मंथ्स के अंदर उन्हें सेलेक्ट होना पड़ेगा फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये प्रोसीजर है। और कंट्रोवर्सी इसीलिए थी क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा था, एंड उस कोविड पेंडेमिक में वो टाइम लैप्स हो रहा था, एमएलसी के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए जा रहे थे। दैट इज व्हाई प्रॉब्लम ये थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे एज अ सीएम अपनी पावर को ज्यादा दिन एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। बट फाइनली इलेक्शंस हुए, रिक्वेस्ट की उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एंड इलेक्शंस हुए, और उसके बाद व्हाट हैपेंड इज हिस्ट्री, ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कहानी है। अच्छा, अब अगर बात की जाए इनके इलेक्शन पैटर्न की, तो पीआरएस यूज में लिया जाएगा। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, ये सब मैं बता चुका हूं। और उसके अलावा सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिस प्रकार से यूज की जाती थी पावर या यूज किया जाता था प्रोसीजर
फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वैसे ही अब इस बार क्या किया जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो इलेक्शन है उसके लिए भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड उसके अलावा सीक्रेट बैलेट। अब जरा बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की। तो देखिए, 1/3 जो एमएलसीज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनको इलेक्ट किया जाना है, इनको इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से। इनको इलेक्ट करके भेजा जाता है कहां से? लेजिस्लेटिव असेंबली से। 1/3, मान लीजिए 100 है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 90 है, जस्ट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो जो 30 मेंबर्स हैं, इन 30 मेंबर्स को क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली से। ये जो मेंबर्स हैं वो करेंगे। उसके बाद जो 1/3 है, नेक्स्ट 1/3 एमएलसीज, इनको फिर इलेक्ट किया जाता है कहां से? इनको इलेक्ट किया जाएगा लोकल बॉडीज से। अब लोकल बॉडीज कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? ये हो गई म्युनिसिपैलिटीज हो गई आपकी, है ना, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए। तो इस तरीके की लोकल बॉडीज से इनको सीधे सीधे इलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा बचे 1/3। अब 1/3 का भी नेक्स्ट ट्राइफर्केशन किया जाएगा। 1/3 का ट्राइफर्केशन कैसा? 1/12, फिर 1/12 एंड देन फिर 1/6। ये जो 1/12 है, ये ग्रेजुएट्स सिलेक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे। फिर जो नेक्स्ट 1/12 है, इनके लिए टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैसे? मैं सब बताऊंगा आपको। और जो 1/6 है, ये नॉमिनेटेड होते हैं, जस्ट लाइक राज्यसभा। ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा, है ना। तो इनको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर द्वारा। ठीक, तो ग्रेजुएट्स का क्या है? देखिए, ग्रेजुएट्स भी कौन से? डिप्लोमा ग्रेजुएट्स नहीं, जो 3 ईयर स्टैंडिंग ग्रेजुएट्स होते हैं। तो 3 ईयर स्टैंडिंग ग्रेजुएट्स की खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी और उसमें से 1/12 मेंबर्स यहां से चुन के जाएंगे। फिर टीचर्स जो हैं, टीचर्स भी कौन से? सीनियर सेकेंडरी लेवल, है ना। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल होते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और 10th क्लास को पढ़ाने वाले, 10वीं क्लास या उससे ऊपर पढ़ाने वाले छात्रों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक गण हैं, टीचर्स हैं, वो इस इलेक्शन में वो भी पार्ट लेंगे और 1/12 मेंबर्स का सिलेक्शन वो भी करने वाले हैं। सो इस तरीके से ये स्टोरी चलती है। और जो 1/6 हैं बाकी के, वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड रहेंगे फ्रॉम द फील्ड ऑफ, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, आर्ट्स हुआ, लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ, सोशल सर्विस हुआ, तो इन सारे फील्ड से इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये है एमएलसीज की स्टोरी। तो एमएलसीज का कंपोजिशन देखिए। अब आप पूछेंगे कि क्या हम इन्हें राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं? जी नहीं। राज्यसभा में 2 ही टाइप के इलेक्शन क्राइटेरिया है, एक तो इलेक्टेड, दूसरे नॉमिनेटेड। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डाइवर्स पोर्टफोलियो है, डाइवर्स तरीके से यहां पे इलेक्शन होता है। जैसे 1/3 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्टली, कहां से? लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स द्वारा। उसके अलावा जो 1/3 नेक्स्ट है, वो लोकल बॉडीज से आते हैं। फिर उसके बाद 1/12 एंड 1/12 ये कॉम्पोजिशन है, ग्रेजुएट्स चुन के भेजेंगे एंड नेक्स्ट 1/12 टीचर्स चुन के भेजेंगे। और जो बचा हुआ 1/6 पोर्शन है रिमेनिंग, वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर फ्रॉम द फील्ड ऑफ, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हो, आर्ट्स हुआ, लिटरेचर हुआ, या फिर आपका साइंस हुआ एंड सोशल सर्विस हुआ, इस तरीके से। तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनका जो टेन्योर है मेंबर्स का, ये टेन्योर कितना रहता है? 6 इयर्स का रहेगा, 6 साल का टेन्योर रहता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एवरी ईयर, हर साल 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं यहाँ पे? रिटायर हो जाते हैं। किस लिए? ताकि इसका भी परमानेंट स्टेचर मेंटेन रहे, क्योंकि ये भी राज्यसभा की तरह परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दैट इज व्हाई 1/3 मेंबर्स हर साल 1/3 मेंबर्स रिटायर होते चले जाते हैं। और उसके बाद फिर वो एलिजिबल हैं भी आगे n नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट होने के लिए, राइट। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब हमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्या लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ही तरीके की स्टेचर रखती हैं या इनका रेपो एक ही है। देखिए, हम इसको 2 तरीके से एनालाइज करेंगे।
इसमें एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। देखिए, बिल जो है वो कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल का जो इंट्रोडक्शन है वो या तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में देख सकते हैं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में देख सकते हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल का इंट्रोडक्शन हुआ है ना, जैसे मान लीजिए अभी हम दो केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, पहला केस कहता है कि इसका इंट्रोड्यूस जो हो रहा है, इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो पास हो गया मान लो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर वो गया, और वहां से भी अगर पास हो जाता है तो फिर उसे कहां भेज देंगे, गवर्नर पे, और गवर्नर उसे साइन कर देते हैं तो फिर वो लॉ में तब्दील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए यहां से पास हो गया और यहां के बाद फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, यहां रिजेक्ट कर दिया गया, तो यहां से रिजेक्टेड के बाद में सीधे सीधे वो डेड हो जाएगा। यानी वहां पे कोई भी डेडलॉक का प्रोसीजर नहीं है कि वहां पे टाई ब्रेकर के लिए जो जॉइंट सिटिंग होती है सेंट्रल लेवल पे, वो नहीं होगी। अगर डेड हो गया मतलब डेड हो गया, यानी कि यहाँ पे सुपीरियर रोल किसका है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। वापस सुनिए, राज्यसभा में क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई बिल राज्यसभा से पास हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, प्रोवाइडेड वो मनी बिल या फाइनेंशियल बिल नहीं है, और ऑब्वियसली मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में ही। तो अगर राज्यसभा से कोई नॉर्मल बिल आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे पास कर दिया गया राज्यसभा द्वारा, और मान लीजिए कि लोकसभा में जाके वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर डेडलॉक की स्थिति आ गई। अगर डेडलॉक की स्थिति आ गई तो फिर उसके बाद में क्या करना होता है, हमें एक जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, एक जॉइंट सेशन का प्रोविजन है पार्लियामेंट की, जिसमें कि मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा दोनों ही बैठते हैं और दोनों ही उसके ऊपर फिर डिस्कशन करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। लेकिन हमें ये जरा जान लेना चाहिए, और जान लेना सही भी रहेगा, कि क्या ये प्रोविजन, सेम प्रोविजन इसमें भी है? जी नहीं। यहाँ पे अगर एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो बिल डेड हो गया, उस पर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली जो रोल है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो इंफीरियर है। ठीक, इस केस में नेक्स्ट है केस नंबर 2। सेकंड केस की अगर बात की जाए तो इस बार हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ और पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली से, और पास होने के बाद में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें भी पास हो जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे फिर गवर्नर पे भेज दिया जाएगा साइन करने के लिए, है ना। अब उसके बाद में दूसरा सिनेरियो ये उठता है कि मान लो यहां से पास हो गया, तो या तो ये पास कर सकते हैं, या फिर ये रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये अमेंड कर सकते हैं, या फिर ये इस पे एक्ट ही ना करें। ठीक है, कोई एक्शन ही नहीं लेते, मतलब बैठे हुए हैं कि नहीं हम कोई एक्शन ही नहीं। अगर पास कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नर के पास आगे बढ़ जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्शन के केस में या अमेंडमेंट के केस में या नो एक्शन के केस में इसे वापस से भेजा जाता है, रीसेंट टू लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको वापस से उठा के कहां भेज देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर फिर से वैसे ही इसे पास कर दिया, तो फिर से पास करने के बाद में ये वापस क्या होगा, जाएगा कहां पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब फिर से इनके पास में क्या ऑप्शंस है, या तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये अमेंड कर सकते हैं, या फिर ये उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने रिजेक्ट किया तो भी वो पास ही माना जाएगा, तो भी वो पास होगा। एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं, बस एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली उसको, उसी बिल को उसी तरीके से वापस से पास करके भेज रही है, तो भी आपका वो बिल पास रहेगा, भले ही वो लेजिस्लेटिव काउंसिल अब उसे रिजेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर अमेंड करके भेजा, तो अमेंड करने के बाद वापस इन्होंने भेजा, वही इन्होंने कहा, देखो इन्होंने अमेंडमेंट सुझाए, इन्होंने कहा कि ये 2 पॉइंट आप चेंज कर लीजिए, इनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा कि नहीं, हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और बिल को वापस भेज दिया अमेंड करने के बाद। तो फिर भी बिल जो है, जो लोकसभा ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेजा है जैसे, वैसे ही पास होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद अगर नो एक्शन होता है, 3 महीने तक ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो 3 महीने बाद ये वापस से कहां चला जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और 3 महीने बाद जब ये वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली में उसी तरीके से पास होके आ गया, तो फिर इनके पास में अगेन 3 ऑप्शन है,
रिजेक्ट कर दें, या तो पास कर दें, पास करने के बाद गवर्नर पे चला जाएगा, या फिर रिजेक्ट कर दें, या फिर उसको अमेंड कर दें, या फिर से उस पर कोई एक्शन ना ले, है ना। पास कर देते हैं तो गवर्नर के पास चला गया, रिजेक्ट कर देते हैं स्टिल पास हो जाएगा, ठीक, अभी भी पास है, इनके रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसके बाद में अगर अमेंड किया गया है तो अमेंड करने का कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, स्टिल पास हो जाएगा। और नहीं एक्शन लेते तो 1 महीने का वेट लिया जाएगा, 1 महीने बाद अगेन पास्ट, ठीक। वापस से सुनिए, अगर सेकंड केस में बात करें, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, पास हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, पास हुआ, गवर्नर के पास गया साइन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नर ने साइन किया, एक्ट बन गया। नेक्स्ट, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ, और यहां पे पास नहीं होके इनके पास 3 ऑप्शन है, रिजेक्ट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, एक्शन नहीं लेंगे। रिजेक्ट करते हैं तो फिर से इसको भेजा जाएगा एक बार वापस से रिकंसिडर करने के लिए, नहीं ये वापस से अगर उसी बिल को, सेम बिल को भेजते हैं तो फिर से इनके पास रिजेक्ट करते हैं अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली दूसरी बार भी, फिर भी ये पास हो जाएगा, है ना। दूसरी बार का कोई प्रोविजन नहीं है, रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अमेंड करने के लिए भेजा, अगर अमेंड करने के लिए भेजा तो अमेंड करने के लिए भेजने के केस में क्या होगा, ये अमेंड करने के लिए भेज दिया लेजिस्लेटिव असेंबली पे, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला कि हमें कुछ अमेंडमेंट करना ही नहीं है, वापस से उसी बिल को पास करके भेज दिया, तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली वाला बिल ही पास होगा, अमेंडमेंट नहीं लिए जाएंगे। तीसरा है, या फिर ये कोई एक्शन नहीं लेते, अगर 3 महीने तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, तो ये बिल क्या होगा, वापस से कहां पहुंच जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसी बिल को वापस से पास किया, और अगर अब ये रिजेक्ट करते हैं फिर भी पास माना जाएगा, अमेंड करके भेजते हैं कोई वैल्यू नहीं है फिर भी पास माना जाएगा, और फिर ये एक्शन नहीं लेते तो 1 महीने बाद वो बिल अपने आप पास हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम पर्पस सर्व कर रही है, मैक्सिमम पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्या है, डिले कर सकते हैं ये क्या, बिल को बाय 4 मंथ्स, 3 महीने इधर और 1 महीना इधर, 4 महीने तक मैक्सिमम ये लोग बिल को डिले कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और लेजिस्लेटिव पावर है ही नहीं इनकी, अगर नहीं है तो फिर इनका कोई यूज ही नहीं है, इनको फालतू में हम लोग चला रहे हैं। यानी कि नंबर 1, बाकी स्टेट्स में फॉर्म नहीं होनी चाहिए, और जिन स्टेट्स में है पहले तो उनको भी अबॉलिश करना चाहिए। जो आंध्रा गवर्नमेंट है जो कह रही है, डिमांड कर रही है कि हमें इसे अबॉलिश करना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है अपने कहने में। इसके पीछे का कारण समझिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो और कुछ नहीं, रिटायरमेंट होम्स हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉलिटिशियन है, वो जीते नहीं बट एमिनेंट पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उनकी पार्टी क्या करेगी, स्टेट पार्टी उनको भेज देगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहने के बाद उनका खुद का बंगला है, उनको सिक्योरिटी दी गई है, उनका स्टाफ है, उनको पेमेंट जा रही है, सैलरी जा रही है, अलाउंसेस जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो बर्डन है ये उस स्टेट के, उस राज्य के राजस्व पे या राजकोष पे पड़ता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे पड़ता है, एंड इन टर्न जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर ये लोड आता है, जबकि यही पैसा बाकी सारे और अदर कामों में लगाया जा सकता है। सो दैट इज वाई ये रिटायरमेंट होम नहीं चलाना, और आप समझ चुके अभी तक ये देख के कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा क्या रोल है ही नहीं, ना के बराबर है। मैक्सिमम ये लोग क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं किसी भी बिल को 4 महीने तक। सो दैट इज द पर्पस। ऑल्दो यहां जो रिप्रेजेंटेशन है वो डाइवर्सिफाइड है, टीचर्स से लेके, ग्रेजुएट से लेके, लोकल बॉडीज से लेके, नॉमिनेशंस, हर तरफ से मेंबर्स चुन के आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में। दैट इज वाई इनको जितना हो सके अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए, एंड यही ओपिनियन होना चाहिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगला लेक्चर हम लोग गवर्नर के बारे में देखेंगे। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। यही हमारे लिए इकलौता एक मोटिवेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।